नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा। सज्जन वर्मा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहाँ है सज्जन वर्मा जी? देखिए, कांग्रेस पहले भी ज़मीन पे थी, आज भी ज़मीन पे है। हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी और हमारे प्रभारी महामंत्री हरीश चौधरी जी, मैं समझता हूँ कि आधे ज़िले नाप चुके हैं मध्य प्रदेश के। खुद जा रहे हैं दोनों नेता, कहीं कहीं उमंग सिंगार जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जिन ज़िलों में जाएं वहाँ जनता को भी जागृत करके आएँ, अपने कार्यकर्ताओं को भी जागृत करके आएँ। तो मैं समझता हूँ कि आधे प्रदेश का दौरा हमारे दो ही नेता कर चुके हैं। हमारी कोशिश है कि इस कांग्रेस को केडर देके हम खड़ी करें। आपका कहना है कि जीतू पटवारी जी आधा प्रदेश घूम चुके हैं, हरीश चौधरी जी प्रभारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं दोनों की बात कर लेता हूँ। पहली बात करता हूँ आपके प्रदेश अध्यक्ष की। वो तो आधा प्रदेश घूमने के बाद ये मान चुके हैं कि अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी और जीतू पटवारी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए हरीश जी, सपने बड़े देखेंगे तभी तो हम उड़ान भर पाएंगे। यदि सपने छोटे देखेंगे तो टारगेट और छोटा हो जाता है। टारगेट बड़ा रखो, सपने वो देखो जिसे जीवन में पाना हो। तो मैं समझता हूँ कि एक राजनेता के लिए आवश्यक है कि बड़े सपने देख के उसको अचीव करें। जीतू पटवारी जी जहां भी जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भीड़ तो कांग्रेस जुटा लेती है, पर मन से जीतू पटवारी के साथ कई विधायक, कई नेता, बड़े छोटे कार्यकर्ता नहीं रहते हैं। क्यों? इस बात को मैं नकारता हूँ। जिस ज़िले में भी हमारे दोनों नेता जा रहे हैं, जीतू भाई और हरीश चौधरी जी, मैं समझता हूँ, मैं इस बात से कभी इनकार नहीं करता कि गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी रहती है, हमसे ज़्यादा बीजेपी में है। उनकी बॉडी नहीं बन पा रही है, कई सालों से डिक्लेरेशन नहीं हो पा रहा। तो ये दोनों नेता जब जा रहे हैं तो हर बड़े नेता से जुड़ा हुआ व्यक्ति उनके कार्यक्रमों में आ रहा है, अपनी हिस्सेदारी बता रहा है और अपनी भूमिका सिद्ध करने के लिए अपने हाथों को काम मांग रहा है। तो ये सुखद स्थिति मानता हूँ मैं कांग्रेस को। भाजपा से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता ये खुले रूप से कहते हैं कि सज्जन वर्मा भी अज्ञातवास में चले गए हैं। वो इन दिनों सिर्फ अपने व्यापार व्यवसाय बचाने में लगे हुए हैं और नेताओं की तरह। हरीश भाई, दुर्भाग्य है मेरा, इतने साल राजनीति में रहने के बाद भी मैं कोई व्यापार और व्यवसायिक संस्थान खड़ा नहीं कर पाया। बड़ी ईमानदारी से राजनीति की। और मैं समझता हूँ कि इन दोनों नेताओं के बाद, जीतू पटवारी, हरीश चौधरी के बाद दिग्विजय सिंह जी बहुत एक्टिव हैं। उसके बाद किसी का नाम आता है तो सज्जन वर्मा का नाम आता है। सज्जन वर्मा ज़मीनी हकीकत से रूबरू होकर वो तीक्ष्ण प्रहार बीजेपी पे करते हैं कि पूरी बीजेपी तिलमिला जाती है। मैं फुल टाइम एक्टिव रहता हूँ। कमलनाथ जी कहाँ हैं? बड़ी मुश्किल से कांग्रेस को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत बड़ी भूमिका रही कमलनाथ जी की। जैसे ही जीतू पटवारी प्रदेश के अध्यक्ष बने, एकदम से कमलनाथ जी गायब हो गए। नहीं, देखिए, एक समय का चक्र होता है, राजनीति में भी, व्यापारिक व्यवसायिक क्षेत्र में भी, अन्य क्षेत्रों में समय का चक्र होता है। कमलनाथ जी ने इस प्रदेश में कांग्रेस को अपने पैरों पर बहुत मजबूती से खड़ा किया और सरकार बनाई थी। दुर्भाग्य है कि गिफ्ट आइटम का प्रलोभन देके बीजेपी ने सरकार बना ली। उसके बाद परिस्थितियां बदली। बीजेपी सरकार बनने के बाद एक नौजवान चेहरे की तलाश थी। जीतू पटवारी उस पर खरे उतरे और हाईकमान ने जीतू पटवारी का चयन किया। नो डाउट कैलिबर है उसमें,
ऊर्जा से भरपूर है। जहाँ तक कमलनाथ जी का सवाल है, कभी जीतू पटवारी को आप फ़ोन लगाना तो उसका पत्ता भी नहीं हिलता है। हर उस कठिन विषय पे कमलनाथ जी से राय हमेशा जीतू पटवारी लेते हैं, दिल्ली जाके भी मिल लेते हैं। कमलनाथ जी का सवाल है, कमलनाथ जी अभी ये बात सही है कि अपने पारिवारिक स्थिति को और व्यवसाय को जो इतने सालों में थोड़ा विखंडित हो गए थे उसे ठीक करने पे लगे, लेकिन मौके मौके पे प्रदेश में आते हैं और अपने साथियों को कुछ ना कुछ टिप्स दे के जाते हैं, तो वो भी सक्रिय हैं। और जीतू पटवारी बिल्कुल हर विषय पर उनसे राय। आप प्रभारी की बात कर लेते हैं। आपने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके प्रभारी हरीश चौधरी जी। अभी हाल ही में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने इंदौर आए थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्हीं के पार्टी के नेता प्रतिपक्ष को बंद कर दिया गया, तो चौधरी जी कहते हैं पहले मैं नेशनल की बात करूंगा, फिर इस मुद्दे पे समझ के आपको बताता हूं। आप बताइए सज्जन वर्मा जी कि जो प्रभारी प्रदेश का जिस शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आता है, उसी शहर का नेता प्रतिपक्ष बंद हो जाता है, उस पे प्रभारी जवाब नहीं दे पाता। देखिए हरीश जी, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और एक बड़ा इशू कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, भाजपा का घिनौना षड्यंत्र, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के जरिए कांग्रेस के वरिष्ठ लीडरशिप को परेशान करने का मुद्दा था। नेशनल हेराल्ड पे कांग्रेस को अपनी बात प्रेस के सामने रखना थी। ये एक अहम और बड़ा मुद्दा इस समय पूरे देश में चल रहा है। तो ये निर्देशित किया गया था हाईकमान के द्वारा, ये प्रभारी महामंत्री जहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, नेशनल हेराल्ड के बारे में जो सही तथ्य हैं वो पत्रकार बंधुओं को भी बताएंगे, उस क्षेत्र के लोगों को भी बताएंगे पत्रकारिता के माध्यम से। वो तथ्य जो आधारहीन बातों पे सोनिया जी, राहुल जी पे नेशनल हेराल्ड का केस बनाया, उसे बताया था कि जब एक कोई नेशनल इशू होता क्षमा करना, हरीश चौधरी आए सीधे अलीराजपुर में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन करना था। एक पॉलिटिकल प्रोग्राम थे, एक व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर में गए आए। इस बीच में घटनाक्रम तेज़ी से घटा इंदौर में। कांग्रेस के हमारे साथी जो इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे जी, मैंने कहा ना, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी बड़े लीडरशिप को उनके माध्यम से घेराबंदी कर रहे हैं। जो छोटे नेता हैं ऐसे प्रकरण उन पर लगा रहे हैं जो तथ्यहीन है, ताकि उनको जेल में डाल दो तो ये कांग्रेस की लीडरशिप खत्म हो जाए। अब मैं ये मानता हूँ कि हरीश चौधरी जी ने अपनी बात पूरी करने के बाद जीतू पटवारी को माइक दे देना था कि स्टेट के मामले में और इंदौर के मामले में जीतू पटवारी जी बोलेंगे। हल्की सी चूक हुई, बाकी कोई बड़ी बात नहीं। आज चिंटू चौकसे बंद हुए हैं, कल सज्जन वर्मा बंद होंगे, फिर जीतू पटवारी का नंबर आएगा, उमंग सिंगार को भी बंद किया जाएगा, बचेगा कोई नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना डरा हुआ है कि उसके साथ कुछ हुआ तो कौन आगे आएगा। आज की स्थिति में तो स्पष्ट है, जब नेता प्रतिपक्ष बंद हो सकता है तो कोई भी बंद हो सकता है। देखिए शासन किसका है, सरकार किसकी, बीजेपी की। अधिकारी किसके हैं, शपथ जरूर संविधान की लेते हैं लेकिन तीमारदारी कर रहे हैं भाजपा की। अब यदि हमारे नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को आपराधिक प्रकरण झूठा लगा के बंद कर देते हैं, कल पूरी कांग्रेस एकजुट थी जब चिंटू चौकसे पे झूठा प्रकरण बनाया गया। पूरी कांग्रेस सड़क पे थी, पूरी कांग्रेस, कमिश्नर पुलिस को हमने घेरा। हमने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का हवाला दिया कि जो चोट चिंटू के बेटे को लगी है उतनी चोट सामने वाले लोगों को लगी है। यदि चिंटू चौकसे पे उनके बेटे पे 307 लगा रहे हो तो सामने वाले पे भी 307 लगाए जाने चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि राजनीति का कितना दबाव है। 2 नंबरी लोग वहाँ पे, दो नंबरी हैं वहाँ, वो लोग किस तरह पुलिस पे दबाव डाल के
झूठा प्रकरण बना के चिंटू चौकसे की राजनीति ख़त्म कर देना। हरीश चौधरी, जीतू पटवारी, हम सारे लोग गए, हॉस्पिटल गए, मैं खुद गया चिंटू चौकसे से बात करने, तो नैतिक साहस भी हमने दिया सर। अच्छा सज्जन वर्मा जी, आप तो सांसद भी रहे हैं, प्रदेश के मंत्री रहे हैं, आपकी लंबे समय सरकार रही, ये ईडी, ये इनकम टैक्स सब आपके पास था। जब सरकार में आप मंत्री थे प्रदेश में, तो भी यही सारे अधिकारी आपके साथ थे, वो भी आप ही की सुनते थे, आप ही की बोलते थे, जैसा आप चाहोगे वैसा होता था। पर आज अगर भाजपा की सरकार ही कर रही है, तो आप लोग कहते हो कि भाजपा ईडी का इस्तेमाल कर रही है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही थी। आपका 60 साल राज था, आप प्रदेश में आप मंत्री थे 2 बार, फिर आपने नहीं करा। देखिए, ये मैं आपके इस क्वेश्चन से बहुत प्रभावित हूँ। आपने खुद अपने सवाल में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि जो बीजेपी इस समय बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, 1.25 साल की सरकार में हमने किसी पे भी बदले की भावना से कोई कार्रवाई कमलनाथ जी के नेतृत्व में नहीं की। कभी हमने दुरुपयोग नहीं किया पुलिस का, प्रशासन का, ना ही हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कभी ये कहा। ये फ़र्क कांग्रेस और बीजेपी में है। देखिए, अब कितने बड़े बड़े नेता, प्रफुल्ल पटेल हों, फला ढिमको, कितने नाम ले, तमाम सारे प्रकरण थे, अशोक चौहान, तमाम प्रकरण खूब, वो इनकम टैक्स, सीडी का दबाव बना के सीबीआई अपनी पार्टी में ले लिया, उनकी वॉशिंग मशीन में धो लिया और बिल्कुल वो केस सब गायब हो गए। ये तो पत्रकार भी देख रहे हैं, हर प्रबुद्ध जन देख रहा है। पर सज्जन भाई, आप बताओ, आप ये दुर्भाग्य कांग्रेस का कि अपने नेताओं को नहीं रोक पा रहे हो आप। आज तो सिंधिया जी फायदे में हुए, सुरेश पचौरी जी फायदे में हुए, जो कांग्रेस से बीजेपी में गया सब फायदे में है। ना आप रोक पाए, उनको फायदा ही मिला और आप रोक भी नहीं पाए। ये प्रश्न भी आपका बहुत सामयिक है। जमीर बेच के जिंदगी जीना, ये जलालत, जो स्वाभिमानी लोग हैं वो ऐसी ज़िंदगी जीने से मौत पसंद करते हैं। क्या हंस रहे सुरेश पचौरी जी का बीजेपी में? ये तो ठीक है, सिंधिया ने कांग्रेस के विधायक चोरी करके बीजेपी की सरकार बनाई तो इनको इनाम मिल गया। अब मैं ये कहूँ कि वंशानुगत है ये बात, जो इतिहास है गद्दारी का वो सिंधिया परिवार में उस ज़माने से लेके आज तक है। लेकिन ज़मीर बेच के यदि कोई राजनीति करता है, वो सही राजनेता में उसे नहीं। लगातार पॉलिटिक्स में पूरे देश भर में हो रहा है कि कांग्रेस छोड़ के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, बिल्कुल, कभी शिवसेना में जा रहे हैं, सब जगह तोड़फोड़ हो रही है। तो ये माना जाए कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो महाकमजोर है, राहुल गांधी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, इसीलिए सब छोड़ के जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपना फ्यूचर कांग्रेस में नहीं दिख रहा है, इसीलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, हाल ही में आपने राहुल गांधी जी का बयान सुना होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा अहमदाबाद में कि जो फूल छाप कांग्रेसी हैं, जो लाभ सुख के लिए राजनीति करते हैं, बीजेपी से हाथ मिला के कांग्रेस की पीठ में खंजर भोंकते हैं, ऐसे लोग पार्टी छोड़ दें। और सारे नेताओं को आगाह किया है कि ऐसे लोगों पर नज़र रखो, इन्हें तत्काल पार्टी से निकाला जाए। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर लाभ सुख की राजनीति की, वही लोग जा रहे हैं। मैंने कहा जमीर जिसका जिंदा है वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। पैकेज सुना होगा आपने, हम तो आज भी नहीं समझ पाए कि पैकेज होता क्या है। अब तो भाजपा के लोग बोलने लगे कि कांग्रेस कैसे बोल सकती है, कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष कैसे बोल सकता है, सब पैकेज के अंतर्गत आते हैं। तो पैकेज का मतलब क्या है, आप ही बता दीजिए। नहीं, अभी तो देखिए, नैरेटिव सेट करने में बीजेपी की मास्टरी है, ज़बरदस्त प्रोपोगंडा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की बात चल रही है। उमंग सिंगार एक खिलंदड़ राजनेता है। जब वन मंत्री था कमलनाथ जी की सरकार में, तो हम तो उसको शेर बोला करते थे। वनराज मतलब शेर। वो अफलातून आदमी है। उसके बारे में इस तरह की अफवाह उड़ाना मैं समझता हूँ कि गलत है। आदिवासी साथी है हमारा,
और यदि ईमानदारी से देखो तो इस भारत में असली हिंदुस्तानी या भारतीय कोई है तो आदिवासी भाई बहन है, उसके बाद सारी कौमें आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी उमंग सिंगार जी कोई दौलत की कमी नहीं है। उनकी बुआ जमुना देवी मेरे साथ थी, नेता प्रतिपक्ष रही हैं, कई बार मंत्री रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि पैसा दोयम दर्जे पे उमंग सिंगार के लिए बीजेपी को घेरना प्रथम पंक्ति में। पूरा देश देख रहा है अब सजन भाई कि अंबेडकर जी को भी भाजपा लेके चली गई और आप लोग देखते रह गए। बिल्कुल बिल्कुल। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि पूरे देश में भाजपा अंबेडकर जी को भुना गई, ले गई, और कांग्रेस सिर्फ देखती रही, सिर्फ आरोप लगाती रही। इस प्रश्न के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं हरीश भाई, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये वो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी पार्टी है। जब काम निकल जाता है तो दूध में मक्खी को निकाल के फेंकते हैं ना, जिस तरह लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे कई नाम मैं ले दूं जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, उन लोगों को समय आने पे एक तानाशाह का प्रवेश होता है बीजेपी में प्रधानमंत्री बनने के लिए, साम दाम दंड भेद, और उन लोगों को जिन्होंने अपनी खून से सींचा बीजेपी को, उनको बाहर कर देता। वो पार्टी अंबेडकर जी के नाम को भुनाने की कोशिश करती है। चुनाव हो गए, अंबेडकर जी का नाम खूब लिया, संविधान का नाम खूब लिया कि बिना अंबेडकर के तो देश चल नहीं सकता, उनके विचारों से देश चल नहीं सकता। ये बात आपने भी सुनी, ये भाजपा के नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह का कहना था। चुनाव हो गए, उन्हें मेजॉरिटी मिल गई। उसी लोकसभा के पवित्र मंदिर में अमित शाह, जो गृह मंत्री इस देश का, तड़ी पार बोलता हूँ मैं उसको, उसके शब्द क्या थे लोकसभा में बयान देते वक्त? अंबेडकर 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 क्या होता है? अरे इत्तेवार तो भगवान का नाम लो तो भगवान मिल जाए। मतलब देश दुनिया ने उस भाजपा के चरित्र को देख लिया कि किस तरह काम निकलने के बाद दूध में मक्खी की तरह फेंक देते हैं। हमने बड़ा आंदोलन किया, जहाँ बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ महू, उस जगह पे लाखों लाख लोग एकत्रित करके हमने पूरी देश और दुनिया को मैसेज दिया। दुनिया समझ गई ये कब्जा अपना मान ले, लेकिन अंबेडकर के विचारों को, ये उसका, मैं ये कहूँ कि उसके उनके विचारों की धूल को भी नहीं पा सकते हैं। आदमी को कैप्चर कर लिया, अरे उसके विचार इतने महान हैं, जब तक दुनिया रहेगी उनके विचार गूंजते रहेंगे। चलिए सज्जन वर्मा जी, 1 साल से ऊपर हो गया सरकार को। मैं मान लिया कि कमलनाथ जी बहुत अच्छे नेता नहीं थे, इसलिए उनको हटा करके प्रदेश का अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को बना दिया। हरीश चौधरी जी देश के बहुत अच्छे नेता हैं, इसीलिए उन्हें प्रदेश का प्रभारी बना दिया। आप तो खुद बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के बाद मेरा नंबर आता, मैं इतना एक्टिव हूं। तो मुझे आप ही बता दीजिए, जब से मोहन यादव की सरकार बनी है, कांग्रेस ने कितने बड़े आंदोलन कर लिए प्रदेश में? जनता कितना साथ दे रही कांग्रेस का, बताइए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। नंबर की बात नहीं करता कि मेरा दिग्विजय सिंह जी के बाद नंबर आता है। एक्टिवनेस में मैं कहीं कम नहीं हूँ। मैं अपने आप में आत्मसंतुष्ट हूँ कि कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं कांग्रेस के लिए अब कर रहा हूँ बात। प्रश्न आपका गलत था कि चलिए मान लेते कमलनाथ जी बुरे नेता थे। अरे बुरे नेता होते तो सरकार कहाँ से बनती कांग्रेस की? कमलनाथ जी आए 7 महीने में, कांग्रेस की सरकार 18-20 साल का ताना बाना तोड़ा बीजेपी का। आप ही मानते हैं ना कि जो भी कांग्रेस को दिया कमलनाथ जी ने दिया आकर के, मानते हैं ना? देखिए फिर क्यों हटाया उन्हें? 18-20 साल का वनवास जिस व्यक्ति ने ख़त्म किया है, उसका नाम तो प्रदेश का हर कांग्रेस का सिपाही लेगा कि हाँ कमलनाथ जी आए, 7 महीने प्रदेश अध्यक्ष बन के चमत्कार दिखाया और ये 18-20 मान लिया मैंने, तो वनवास तोड़ा। मान लिया। अब आप बता दीजिए ना, अब तो आपके पास उनसे भी अच्छे नेता हैं। उमंग सिंगार जैसा नेता प्रतिपक्ष है,
जीतू पटवारी जैसा प्रदेश का अध्यक्ष है, हरीश चौधरी जैसा प्रभारी मध्य प्रदेश का प्रभारी हैं, उसके बाद भी आपने इस 1-1.25 साल में कितने आंदोलन कर लिए, जनता को कितना चेहरा दिखा पाए वर्तमान सरकार का? देखिए, ऐसा कौन सा मुद्दा है, चाहे किसान का मुद्दा हो, नौजवान की बेरोजगारी का मुद्दा हो, या दलित और आदिवासी भाई बहनों का मसला हो। मऊ में हमने किया दलित आंदोलन, आदिवासियों के लिए भी उमंग सिंगार ने एक बड़ा आंदोलन किया, उनके क्षेत्र में पूरी हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग गए। अभी किसानों का आंदोलन हुआ, दुर्भाग्य से हमारा मंच टूट गया, कई लोग घायल हुए। तो ये देश दुनिया जनता देख रही है। विधानसभा का घेराव हम 4 बार कर चुके हैं इस 1 साल के अंदर। हम ये बात आपका कहना मैं मानता हूँ कि हमको सतत यदि कोई मुद्दा है तो उसको सतत निरंतर हमको उठाते रहना चाहिए। एक बार उठा के एक आंदोलन करने से आम जनता के मन में बात नहीं जाती। ये बात हम लोग मीटिंग में रख चुके हैं और उस पर कार्रवाई होगी। मैं आपको सज्जन भाई बाकी नेताओं से इसलिए मानता हूं कि आप स्पष्ट कहते हैं, सच कहते हैं, सामने कहते हैं। जहां भी हम जाते हैं ना प्रदेश में, तो कांग्रेस की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि कांग्रेस को अपनाने के लिए भी अब आदमी जनता सोचती है। कुछ कार्यकर्ताओं से बात करो तो कार्यकर्ता भी भयभीत रहते हैं कि कुछ कार्रवाई होगी तो हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा, गुटबाजी भी है। तो आपको लगता नहीं कि एक बदला हुआ फार्मूला की आवश्यकता है मध्य प्रदेश में? भाई अध्यक्ष तो मान चुके हैं कि आपकी सरकार बनेगी, आप तो खुद ही हार के बैठे हुए हैं, आपको ज़्यादा पता है कि जनता बोलती क्या है, करती क्या है, वोट किसको देती है, आप खुद भुगतभोगी हैं। पर हाँ, अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं तो वो तो मान रहे हैं कि उनकी बनेगी सरकार, बनेंगे मुख्यमंत्री। पर एक्चुअल पोजीशन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बहुत खराब है। देखिए, मैं आपके पहले प्रश्न में इस बात का उत्तर मैंने दिया था कि लंबी उड़ान की कल्पना नहीं करोगे या बड़े सपने नहीं देखोगे तो टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली जीतू पटवारी, हरीश चौधरी, एक उस जनरेशन को आपको पॉलिटिकल कमान तो हाथ में देना पड़ेगी ना। दे दी, पर सक्सेस कहाँ हो रही है? नहीं, देखिए, ये अभी परीक्षा की वो घड़ी आई नहीं है। हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कल भी प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में हमारी बड़ी मीटिंग है सारे जिला अध्यक्षों के साथ और हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बड़ी बैठक है। तो निश्चित रूप से कई ऐसे निर्णय। सज्जन भाई, एक लंबे समय से कांग्रेस को देख रहा हूँ। मैंने अरुण यादव जी का कार्यकाल भी देखा, मैंने पचौरी जी का भी कार्यकाल देखा, कमलनाथ जी का कार्यकाल छोड़ दूं, उन्होंने बड़ा सिस्टम से अलग तरह से टिकट बांटना, सिस्टम के अंतर्गत करा था, जो कि बहुत ही मुश्किल है मध्य प्रदेश में। गुटबाजी बहुत है। इस समय मेरा सीधा सवाल आपसे है कि आपको कार्यकर्ताओं को जगाना है कि जनता को जगाना है? अभी जरूरत किस चीज की है? कार्यकर्ता एक्टिव हो कि जनता जागरूक हो? आप बता दीजिए। देखिए, यदि कहीं कोई घटना होती है तो हमारे नेता, चाहे उमंग सिंगार हो या जीतू पटवारी, दोनों में से कोई ना कोई पहुंचता है। दूसरी लीडरशिप दिग्विजय सिंह जी पहुंच जाते हैं। जहां आंदोलन होता है वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता इकट्ठा होता है। क्या आप समझते हैं कि वहां जो स्पीच होती हैं आंदोलनों में, कार्यक्रमों में, क्या उसकी आवाज़ दूर तक नहीं जाती? जाती है। जनता देखती है, आपकी चैनलों के माध्यम से देखती है कि किस नेता ने क्या बात कही, वास्तव में तथ्यात्मक है या नहीं है। आज हिंदू मुसलमान करके आदमी सोच रहा है कि ये चलेगा कब तक? हिंदू मुसलमान सनातन की झूठे लबादे कब तक उड़े जाएंगे? ये आदमी अब सोचने लगा है कि मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा आखिर। ये तो हिंदू मुसलमान करके जीत जात के चले जाते हैं, उसके बाद मेरा लड़का बेरोजगारी मिलता है, वही किसान। भाई एक समय तो गांव का आदमी धोखे में आ जाता है, 2 समय आ जाता, लेकिन उसकी फसल का मूल्य मिल रहा है क्या? लागत नहीं निकल रही सोयाबीन की, किसान रोता है। आप कभी चैनल लेके किसी गांव में किसान से पूछ लेना कि तेरे सोयाबीन की लागत कितनी है,
और कितने में बिका, तो किसान भी दुखी, नौजवान भी दुखी। अभी मैंने गिफ्ट आइटम बहनों को दी है, ये बिहार चुनाव हो जाने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से लोग निर्णय कराएंगे कि अब इस तरह का फ्री बीज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे सकती, क्योंकि बीजेपी का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट से 100% निर्णय कराएंगे। आखिरी प्रश्न सज्जन भाई आपसे, चिंटू चोकसे पे मुकदमा कायम हुआ, वो जेल चले गए, तमाम राजनीतिक नाटक बहुत हुए, सब आपके बड़े नेता हॉस्पिटल भी गए, जेल भी गए, पर रोड पे कांग्रेस नहीं है। तो अब ये मान लिया जाए कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी नंबर किसी दिन भी आ जाएगा, चाहे वो जीतू पटवारी का हो, चाहे उमंग सिंगार का हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा का हो, चाहे दिग्विजय सिंह का हो, क्योंकि आप सिर्फ कार्रवाई होने के बाद आप मिलने जाएंगे, जुड़ने जाएंगे, मीडिया में अपना बाइट देंगे, पर सड़कों पर नहीं आएंगे। बात ये है, इस समय जो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली है इस दौर में, हम सारे लोगों ने वरिष्ठ लीडरशिप के साथ, हमारे जूनियर लीडर लोग भी हमारे साथ गए, पुलिस कमिश्नर से हमने बात की, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का हवाला हमने दिया, उन्हें दोनों की चोट दिखाई, चिंटू चोकसे की बेटे की भी और सामने वाले जिसको लगी जो आदतन अपराधी है उसकी भी, दोनों की चोट बराबर और हेड इंजरी थी। हमने कमिश्नर को कहा, देखिए आप जब उनने धारा लगा दी, सब कुछ कर लिया, तो मैं भी यही तो कह रहा हूँ सज्जन भाई, हाँ, सब कर लिया, हाँ, अब बारी बड़े नेताओं की है। मैं तो ये कह रहा हूं, जब प्रतिपक्ष का नेता बंद हो सकता है, उससे मुकदमा कायम हो सकता है कमिश्नर रहते हुए, तो आप पे भी हो जाएगा, आपके प्रदेश के अध्यक्ष पे भी हो जाएगा, आप आंदोलन करना बंद कर दीजिए। तो आप एक इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, उस पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया बीजेपी ने। हाँ, तो ये घिनौना षड्यंत्र जो है ना, षड्यंत्र का जवाब क्या है? जवाब मैं मानता हूं ना कर रही है, मैं मानता हूं बीजेपी हर वो कार्य कर रही है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जिसको करना है, पर कांग्रेस का दुर्भाग्य है, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। क्यों सड़कों पे लोग नहीं आए, जनता क्यों नहीं आई? पे आने से देखिए वो समय अब बीत गया, वो समय बीत गया। अब तो वो जमाना था, ये चैनल वेनल थी नहीं, एक अखबार पूरे प्रदेश में जाता था, एक ही अखबार। अब तो हर जिले का एक अखबार हो गया एक तरह से। अब तो इतनी सारी सुविधाएं मीडिया के माध्यम से हो गई हैं कि हम अपनी बात पहुंचा देते हैं। समझ शक्ति नष्ट करने में कोई, मैं समझता हूँ कि व्यर्थ की बात है कि सड़क पे आने से कोई मोहन यादव या नरेंद्र मोदी पसीज जाएंगे। ये गूंगे लूले लंगड़े बहरे नेता हैं, इनसे फालतू माथापोटी करने में कोई फ़ायदा नहीं। जनता को आपकी चैनलों के माध्यम से हम वक्त वक्त पे बताते रहते हैं कि किस तरह का अन्याय हो रहा है, कैसी बातें हो रही। किसी बीजेपी नेता पे अगर वो हो जाता है, उसे गिरफ्तार नहीं करते। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का है, आधे घंटे में गिरफ्तार कर लेते। तो जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। हम जाके हू हा मचाएं, आंदोलन करें, अपनी बात समय सीमा में हमने रख दी। सज्जन भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने हमसे विशेष चर्चा की। आप लगातार देखते रहिए HBTV न्यूज़।